प्यारे बच्चों, आज हम तरंग गति के दूसरे पार्ट में विभिन्न माध्यमों में तरंगों की चाल का अध्ययन करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में तरंगों और तरंगों के प्रकार बताए थे। अब हम विभिन्न माध्यमों में तरंगों की चाल की गणना करेंगे। विभिन्न माध्यमों में तरंगों की चाल। विभिन्न माध्यमों में तरंगों की चाल के लिए पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी तरंग होती है? जब कोई तरंग किसी माध्यम से संचरित होती है, जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, वो तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में चलती है? अनुप्रस्थ तरंग चलती है श्रृंग और गर्त के रूप में। ये कहां उत्पन्न होती है? ये ठोसों में और द्रवों के मुक्त पृष्ठ पर उत्पन्न होती है। द्रवों की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। इस तरंग के संचरण के लिए दृढ़ता का गुण होना आवश्यक है। मतलब दृढ़ता, जो माध्यम है हमारा, उसमें दृढ़ता का गुण जरूर होना चाहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहला किस में करेंगे? किसी ठोस में। ए पार्ट, किसी ठोस में, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। अनुप्रस्थ तरंग की चाल। हमने क्या कहा कि माध्यम में क्या गुण होना चाहिए? दृढ़ता का गुण होना चाहिए। तो जो चाल के लिए सूत्र है वो है अंडरूट ईटा अपॉन रो, जहां ईटा क्या है? दृढ़ता गुणांक। क्या है बच्चों? ये है दृढ़ता गुणांक। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और रो क्या है? ठोस का घनत्व। ठोस का घनत्व। तो जब कोई तरंग, किसी अनुप्रस्थ तरंग किसी ठोस माध्यम में चलती है, तो ठोस माध्यम पूरा सॉलिड होना चाहिए। तो उसके लिए जो सूत्र है, V इज इक्वल टू अंडरूट ईटा अपॉन रो है। ईटा दृढ़ता गुणांक है और रो ठोस का घनत्व है। अब हम किसकी बात करेंगे? तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। बी पार्ट, तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल। डोरी में, ठीक, डोरी में, ठोरी लिख दिया मैंने भी। डोरी में, तनी डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है, जो डोरी होती है उसमें एक तनाव आता है। ये टी क्या है? तनाव है। टी क्या है यहां पे? टी है डोरी में तनाव। एम क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एम जो है। अगर हम उस डोरी के सिरे पर, ये डोरी थी, उसके सिरे पे एम द्रव्यमान का भार लटका दे, तो बल कितना काम करेगा नीचे की ओर? इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो अब बल कितना काम करेगा? हमने डोरी के एक सिरे पे कितना भार लटका दिया? एम भार लटका दिया। डोरी की त्रिज्या कितनी है? आर त्रिज्या है। और डोरी के पदार्थ का घनत्व कितना है? रो क्या है? डोरी के पदार्थ का घनत्व। तो V इज इक्वल टू हमारे पास अंडरूट टी बाय एम था, ठीक। तो T कितना हो जाएगा यहां पे?
mg। स्मॉल m क्या होगा? स्मॉल m होगा क्षेत्रफल गुणा एकांक लंबाई है और रो। द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व। हम यहां पे पहले आयतन लिख देते हैं v इंटू रो। नेक्स्ट स्टेप में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल गुणा लंबाई, लंबाई एकांक लंबाई है रो mg। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर रो। तो हमारा वेग का सूत्र क्या हो गया? v इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए v इज इक्वल टू अंडर mg अपॉन पाई आर स्क्वायर बटे रो। mg अपॉन पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्रतिबल। ये क्या हो गया? घनत्व। इस सूत्र में भी आएगा। तो अगर हम बात करें v किसके अनुक्रमानुपाती है? अंडरूट टी के। v किसके व्युत्क्रमानुपाती है? हम देखेंगे अंडरूट आर स्क्वायर, मतलब v व्युत्क्रमानुपाती r। और v किसके व्युत्क्रमानुपाती है? घनत्व के। डोरी के पदार्थ के घनत्व के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे कहां पर उत्पन्न होती हैं? ठोस तथा द्रवों के पृष्ठों पर उत्पन्न होती है। ये जब बॉडी पूर्णतः ठोस होगी तो v इज इक्वल टू अंडर ईटा बाय रो चलेगा। अगर कोई डोरी है, हमने पतला तार बना रखा है, डोरी बना के कर रखा है, तो v इज इक्वल टू अंडर टी बाय एम था। टी डोरी में तनाव था, m एकांक लंबाई का द्रव्यमान था, तो टी बाय एम टी एम जी हो गया, द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व हो गया। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। अब हम किसके केस डिस्कस करेंगे? अब हम अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए सूत्र निकालेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन के सूत्र। न्यूटन ने सूत्र दिए थे। किसने सूत्र दिए थे? न्यूटन ने। बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग वो होती है जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है और माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, तो वो तरंग क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है और माध्यम में संचित होने पे क्या होते हैं? जो कण होते हैं वो कैसे कंपन करते हैं? माध्यम की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अब हम क्या है डी की हमारी अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र। न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हर फील्ड में काम किया। तो उन्होंने बताया अनुदैर्ध्य तरंग ठोसों, द्रवों, गैसों तीनों में उत्पन्न होती है, तीनों में संचरित होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग की चाल किस पे निर्भर करती है? माध्यम के गुणों पे, जैसे प्रत्यास्थता और जड़त्व पर निर्भर करती है। किस पे करती है? प्रत्यास्थता और जड़त्व पे निर्भर करती है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। अगर माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होने पर तरंग की चाल अधिक हो जाती है। अगर माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक है तो उस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल अधिक हो जाती है। यदि जड़त्व अधिक है तो चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए बिल्कुल साधारण सूत्र है ई बाय रो। ई यहां पे क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा गुणांक है? प्रत्यास्थता गुणांक। और रो क्या है? माध्यम का घनत्व। माध्यम का घनत्व। देखो बच्चों, हम अब ये क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग किस किस में उत्पन्न होती है? ठोस, द्रव, गैसों तीनों में उत्पन्न होती है। तो पहला लेंगे ठोसों में। और ठोसों में भी कई प्रकार होते हैं। पहला विस्तृत ठोस में, जो एक्सटेंडेड होते हैं।
तो इसमें दो तरह के गुण आएंगे आपके ठोस में, v इज इक्वल टू अंडरूट b प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। b क्या है यहां पे? b यहां पे क्या है? b यहां पे है ठोसों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। बी हमारा है ठोसों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ईटा क्या है? ठोसों का दृढ़ता गुणांक। ठीक। रो क्या है? ठोस का घनत्व। रो क्या है यहां पे? ठोस का घनत्व। तो जो विस्तृत मतलब एक्सटेंडेड सॉलिड होते हैं उसमें वेग क्या होता है? अंडरूट बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो। बी ठोसों का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, नीटा दो ठोसों का दृढ़ता गुणांक है, और रो क्या है? ठोस का घनत्व है। बी पार्ट, इसका ए पार्ट हमने ये ले लिया था। बी पार्ट, जब ठोस किसके रूप में हो? एक छड़ के रूप में हो। जब ठोस एक छड़ के रूप में हो। जब ठोस एक छड़ के रूप में होगा तो v इज इक्वल टू क्या होगा? y अपॉन रो। y को क्या कहते हैं? जब ठोस छड़ के रूप में होता है तो केवल एक प्रत्यास्थता गुणांक आता है, यंग प्रत्यास्थता। ठोस का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और रो क्या है? ठोस का घनत्व। बोलिए, समझ में आया आपको? जब न्यूटन ने इस सूत्र से गणना करी थी तो जो वैल्यू प्रैक्टिकलिटी में मिली थी वही वैल्यू से क्या मिली थी? थ्योरेटिकल मिली थी। ठीक है, जो उसने प्रैक्टिकलिटी मिली थी कितनी होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है, और उससे उसको कितनी मिली थी? 5100 मीटर पर सेकंड मिली थी। तो दोनों के मान क्या थे? समान थे। तो ये ठोसों में जब छोड़ के रूप में था तो उसने गणना कर ली थी। अब हम किस में लेंगे? द्रवों में। सेकंड पॉइंट, किस में? द्रवों में। द्रवों में जब हम गणना करते हैं तो द्रवों में हमारे पास एक ही सूत्र आता है, v इज इक्वल टू अंडरूट बी अपॉन रो। बी क्या है? द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और रो क्या है? द्रव का घनत्व। देखो बच्चों, बी जो हमारा क्या है? वो हमारा है द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और वो क्या है? उसका घनत्व। जब न्यूटन ने इसकी गणना करी, जैसे इसमें कितनी थी हमारी? 5130 मीटर पर सेकेंड थी, और मिली कितनी इस सूत्र से? 5096 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबल थी। अब जब इसने यहां पे गणना करी तो कितनी होती है? जो इस सूत्र से मिली वो मिली 1414 मीटर पर सेकेंड, और जो प्रैक्टिकलिटी में वैल्यू थी वो कितनी थी? 1450 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी सही थी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो क्या थी? सही थी। तो इस तरह जो न्यूटन ने जो था वो सक्सेस हो गया। किस में? द्रवों और ठोसों में जो उसने चाल की गणना करी वो क्या ही? सही है। अब न्यूटन ने गैस माध्यम के लिए भी सूत्र दिया। तो गैस में भी क्या होता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो न्यूटन ने जो सूत्र दिया उसमें उसके सूत्र के अनुसार क्या था भी हम बताते हैं आपको। तो हमारा न्यूटन का सूत्र ठोसों और द्रवों के लिए वैलिड हो गया।
क्योंकि जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू मिली थी और जो प्रैक्टिकल वैल्यू मिली थी वो उसमें 5% से कम का अंतर था, जो एक्सेप्टेबल होता है। कोई भी रिजल्ट में 5% तक का अंतर आ जाता है वो एक्सेप्टेबल माना जाता है। अब किस में आए? गैसों में। थर्ड पॉइंट, किस में आए? गैसों में। V इज इक्वल टू अंडर बी अपॉन रो सूत्र था। B क्या है? गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। B क्या है यहां पे? गैस का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और रो क्या है? गैस का घनत्व। बच्चों, जो न्यूटन ने माना था, न्यूटन ने क्या माना था? न्यूटन ने कहा जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी गैसीय माध्यम से संचरित होती है तो अब अनुदैर्ध्य तरंग है तो किसके रूप में आएगी? संपीड़न और विरलन के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? संपीड़न और विरलन के रूप में आएगी। तो उसने, न्यूटन ने कहा जब अनुदैर्ध्य तरंग किसी गैसीय माध्यम से गुजरती है तो संपीड़न और विरलन के कारण उस गैस के माध्यम का ताप, उस गैस का ताप नियत रहता है। कैसे माना उसने नियत रहता है? उसने कहा कि जब संपीड़न के दौरान गैस का ताप बढ़ता है तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो तुरंत वातावरण में मुक्त हो जाती है। जब विरलन होता है तो उसका ताप घटता है तो तुरंत ऊष्मा किससे मिल जाती है? वातावरण से ले ली जाती है। इस तरह जब कोई ध्वनि तरंग वायु में संचरित होती है तो यह प्रक्रम कौन सा प्रक्रम होता है? यह प्रक्रम समतापी प्रक्रम होता है। न्यूटन ने माना था। और समतापी प्रक्रम क्या माना था उसने? समतापी प्रक्रम। और समतापी प्रक्रम में जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है? दाब के बराबर होता है। तो उसने इस सूत्र से अंडर पी अपॉन रो से जब गणना करी तो ये वेग आया, ये पी या 280 मीटर पर सेकेंड। जबकि होता क्या है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू? हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ये मानते हैं 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330, 332, एग्जैक्ट 332 ले लो। तो उसमें बहुत अंतर था, 16% से ज्यादा का अंतर था। ये तो न्यूटन का ये मानना कि जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी माध्यम से चलती है तो किस में होती है? किस में होती है वो? किसके रूप में चलती है वो? जब संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं तो संपीड़न में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तुरंत वातावरण को मुक्त हो जाती है। विरलन आता है, ताप गिरता है तो तुरंत ऊष्मा वातावरण से ले ली जाती है कि ताप नियत रहता है। ये प्रक्रम समतापी होता है। तो लैपलास एक वो था, वैज्ञानिक था। कौन सा? लाप्लास। लाप्लास एक वैज्ञानिक था जिसने कहा नहीं, जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी गैसीय माध्यम से गुजरती है तो समतापी प्रक्रम नहीं होता। यह त्रुटिपूर्ण है। उसने कहा जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो समतापी प्रक्रम नहीं होता, उसका ताप नियत नहीं रहता, यह त्रुटिपूर्ण है। उसने कहा जब संपीड़न के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है वो इतनी तेजी से उत्पन्न होती है, जब कोई गैस किसी माध्यम से गुजरती है तो संपीड़न विरलन उत्पन्न होते हैं। संपीड़न में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो वातावरण को नहीं जा पाती। विरलन में जो ताप गिरता है वो ऊष्मा वातावरण से नहीं ली जाती, क्योंकि संपीड़न और विरलन इतनी तेजी से उत्पन्न होते हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिलता ऊष्मा के आदान प्रदान का। जब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो ये प्रक्रम कौन सा हो जाएगा? उसने कहा ये प्रक्रम है रुद्रोष प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम हो जाएगा? ये रुद्रोष प्रक्रम। एडियाबेटिक प्रोसेस, ना ऊष्मा दी जा रही है ना ऊष्मा ली जा रही है। संपीड़न में ताप बढ़ता है, विरलन में ताप घटता है, जिससे वायु का ताप परिवर्तित होता है। लाप्लास ने बताया न्यूटन के सूत्र में रुद्रोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। बी क्या है? बी है रुद्रोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। उसने कहा बी का मान किसके बराबर होता है? गामा रो। गामा क्या है? दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर गामा P अपॉन रो आ गया। ये मान कितना आ गया? 332 मीटर पर सेकेंड, जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू के अनुसार क्या था? समान था।
तो ये लाप्लास का संशोधन क्या हो गया? सही संशोधन हो गया। बच्चों आज हमने जो भी सूत्र बताए, हमने अनुदैर्ध्य तरंग के बताए, अनुप्रस्थ तरंग की चाल बताए, ठोसों में वो द्रवों में, ये ठोस द्रव गैस, केवल न्यूटन के एक ही फार्मूले में प्रॉब्लम आई थी, वो लाप्लास ने संशोधित करी थी। वो क्या था कि जब कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसी गैसीय माध्यम से चलती है तो समतापी प्रक्रम ना होकर उस माध्यम का कौन सा प्रक्रम होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। और इसी अनुसार उसने क्या करा था कि अपने जितने भी परिवर्तन थे उस परिवर्तनों को समझाया था। बच्चों मेरा पढ़ाना अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आप देखा, अब तो हम सिलेबस के बहुत निकट हैं और सिलेबस के निकट पहुंचने के बाद हमें भी फिर रिलैक्स फील हो रहा है। क्यों रिलैक्स फील हो रहा है? क्योंकि जो हमने प्रॉमिस किया था हम उसे पूरा कर रहे हैं। और हम आप तो न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं ना साथ साथ, हर चैप्टर के बाद आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, हर चैप्टर के बाद आपको न्यूमेरिकल देने लग रहे हैं। तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। आप बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि इस चैनल में संपूर्ण आपका सिलेबस क्या वीडियो के रूप में उपलब्ध है। ये भी शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।